आज रात सोने से पहले दरवाजा ठीक से बंद कर लीजिएगा, क्योंकि यह कहानी आपकी नींद उड़ाने वाली है। कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जहां 100 साल से कोई इंसान नहीं गया, क्योंकि जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। कहते रहे भैरवगढ़ नाम के उस गांव की हवाओं में आज भी उन लोगों की चीखें गूंजती हैं जो एक ही रात में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। 4 दोस्तों ने इन बातों को महज एक कहानी समझकर उस गांव में रात गुजारने की गलती की। उन्हें नहीं पता था कि वो जिस रोमांच को ढूंढने गए हैं वो उनकी जिंदगी की आखिरी और सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। शाम के धुंधलके में पहाड़ियां और भी रहस्यमयी लग रही थी। सूरज देवदार के घने जंगलों के पीछे छिप चुका था और ठंडी हवा सरसराने लगी थी। 4 दोस्त विक्रम, सोनिया, मोहित और अंजलि अपनी थकी हुई जीप में बैठे उस आखिरी मोड़ पर पहुंचे जहां से आगे कोई सड़क नहीं थी। उनके सामने एक पुराना जंग लगा साइन बोर्ड था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था भैरवगढ़। तो यही है वो भुताहा गांव, भैरवगढ़। मोहित ने अपनी आदत के मुताबिक मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है यहाँ के भूत भी शहर चले गए हैं। विक्रम ने जीप बंद करते हुए कहा, मजाक मत कर मोहित। इस जगह के बारे में जो कहानियां सुनी हैं वो सिर्फ कहानियां नहीं हैं। कहते हैं 100 साल पहले यहाँ के लोग एक ही रात में गायब हो गए थे। विक्रम एडवेंचर जर्नलिस्ट था और इसी कहानी की तह तक जाने के लिए उसने अपने दोस्तों को इस ट्रिप के लिए मनाया था। सोनिया, जो हमेशा से थोड़ी डरी सहमी रहती थी, गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोली, मुझे अभी से ही अजीब लग रहा है। यहाँ हवा में कुछ तो है, एक खामोशी जो कानों को चुभ रही है। गांव वाकई वीरान था। पत्थर और लकड़ी के बने घर ऐसे लग रहे थे जैसे उनके मालिक बस अभी अभी बाहर निकले हों। किसी घर का दरवाजा आधा खुला था तो किसी की खिड़की हवा में धीरे धीरे चरमरा रही थी। गलियों में सूखी पत्तियों का कालीन बिछा था और हर कदम पे एक अजीब सी सरसराहट होती थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव अपनी सांसें रोके हुए उन्हें देख रहा हो। अंजलि ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगी। यह जगह दुखद रूप से सुंदर है। सोचो, यहां कभी लोग रहते होंगे, हंसते बोलते होंगे। उन्होंने गांव के बीचों बीच बने मुखिया के सबसे बड़े घर में रात बिताने का फैसला किया। घर 2 मंजिला था और उसका आंगन जंगली घासों से भर गया था। अंदर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन ज्यादातर सामान अपनी जगह पर था। एक कोने में लकड़ी का बना एक बड़ा संदूक रखा था जिस पर ताला लगा था। जैसे जैसे रात घिरने लगी, तापमान तेजी से गिरने लगा। उन्होंने आंगन में आग जलाई और उसके चारों ओर बैठ गए। मोहित गिटार पर धीमी धुन बजा रहा था, लेकिन उस खामोशी में संगीत भी अजीब लग रहा था। अचानक अंजलि ने कहा, चुप रहो, क्या तुमने वो सुना? सब चुप हो गए। दूर कहीं से किसी बच्चे के रोने की दबी दबी आवाज आ रही थी। आवाज बहुत हल्की थी, हवा के झोंकों के साथ आती और चली जाती। विक्रम ने टॉर्च उठाते हुए कहा, शायद कोई जानवर होगा। नहीं, सोनिया ने कांपती आवाज में कहा, यह किसी बच्चे के रोने की आवाज है, बिल्कुल साफ। मोहित ने बहादुरी दिखाते हुए कहा, मैं जाकर देखता हूं। वह टॉर्च लेकर आवाज की दिशा में चल पड़ा। विक्रम भी उसके पीछे पीछे गया। वह गांव की तंग गलियों से होते हुए एक छोटे से घर के पास पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी। दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक रोने की आवाज बंद हो गई। जब वे वापस लौटे तो सोनिया और अंजलि सहमी हुई आग के पास सिमटी बैठी थीं। अंजलि ने कहा, तुम लोगों के जाने के बाद हमें घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई, ऊपर की मंजिल से। अब मोहित का चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। उस घर में उनके सिवा और कोई नहीं था। विक्रम ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और कहा, सब साथ रहेंगे, कोई भी अकेला नहीं रहेगा। रात के करीब 12 बजे थे। वे सब सोने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। तभी ऊपर की मंजिल से कुछ भारी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा फर्नीचर जमीन पर पटक दिया गया हो। इस बार चारों एक साथ उठे। विक्रम सबसे आगे, हाथ में रिवॉल्वर और टॉर्च लिए हुए लकड़ी की चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हर सीढ़ी पर एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई सूखी हड्डी टूट रही हो। ऊपर का कमरा खाली था। धूल भरी जमीन पर किसी के घिसटते हुए जाने के निशान थे, जो कमरे के बीच में रखे उसी पुराने लकड़ी के संदूक तक जाकर खत्म हो गए थे। संदूक जिस पर सुबह उन्होंने ताला लगा देखा था, अब थोड़ा सा खुला हुआ था। उसमें से एक अजीब सड़ी हुई गंध आ रही थी। विक्रम ने हिम्मत करके संदूक का ढक्कन धीरे से उठाया। टॉर्च की रोशनी में जो दिखा, उसे देखकर चारों की चीख निकल गई। संदूक खाली था, लेकिन उसकी भीतरी सतह पर किसी ने अपने नाखूनों से खरोंच खरोंच कर लिखा था, मुझे बाहर निकालो। और ठीक उसी पल उनके पीछे कमरे का दरवाजा एक जोरदार धक्के के साथ अपने आप बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही कमरे में अंधेरा और खामोशी छा गई। कुछ पलों के लिए चारों जम से गए। उनकी सांसों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। फिर सोनिया की दबी हुई चीख ने उस खामोशी को तोड़ा। दरवाजा खोलो, कोई दरवाजा खोलो। मोहित और विक्रम दरवाजे पर अपनी पूरी ताकत से धक्का देने लगे, उसे पीटने लगे, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसे बाहर से किसी ने वेल्ड कर दिया हो। यह नामुमकिन है, विक्रम हाफते हुए बोला। यह सिर्फ लकड़ी का दरवाजा है, इसे खुल जाना चाहिए। कांपते हुए हाथों से टॉर्च संदूक की तरफ घुमाई। खरोंच कर लिखे शब्द, मुझे बाहर निकालो, अब और भी ज्यादा भयानक लग रहे थे, जैसे स्याही अभी भी गीली हो। संदूक से आती सड़ांक अब इतनी तेज हो गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी बंद दरवाजे के बाहर से किसी के नाखूनों से लकड़ी खुरचने की आवाज आने लगी। खरोंच खरोंच, धीमी, लगातार और दिल दहला देने वाली, जैसे कोई जानवर बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। सब दरवाजे की तरफ देखने लगे। सोनिया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी चीख न निकले। खुरचने की आवाज अचानक बंद हो गई और फिर एक छोटी बच्ची की फुसफुसाती हुई आवाज कमरे में गूंजी। आवाज किसी एक दिशा से नहीं, बल्कि चारों ओर से आ रही थी, जैसे हवा खुद बोल रही हो। तुमने उसे खोल दिया, अब वो आजाद है। ये सुनते ही सोनिया फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा था यहां मत आओ, मैंने कहा था। अचानक अंजलि चीखी और कमरे के कोने की ओर इशारा किया। वहां देखो। विक्रम ने तुरंत अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई। कोना खाली था, लेकिन दीवार पर एक लंबी विकृत परछाई थी जो उन चारों में से किसी की नहीं थी। वह परछाई एक इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन उसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वह परछाई दीवार से अलग हुई और जमीन पर रेंगते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। ये कोई भ्रम नहीं था, वह एक त्रिआयामी अंधकार था जो आकार ले रहा था। भागो! विक्रम चिल्लाया, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं थी। परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ी। विक्रम की टॉर्च की रोशनी बेतहाशा झिलमिलाने लगी। एक पल के लिए रोशनी तेज हुई और फिर पट की आवाज के साथ टॉर्च बंद हो गई। कमरे में घना, दम घोटने वाला अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में उन्हें एक जोरदार थप्पड़ जैसी आवाज सुनाई दी और उसके तुरंत बाद मोहित की एक दर्द भरी चीख, जो अचानक बीच में ही कट गई, जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। चारों ओर मौत सा सन्नाटा पसर गया। 1, 2, 3 सेकंड जो सदियों जैसे लगे। फिर विक्रम की टॉर्च चमत्कारिक रूप से फिर से झिलमिलाकर जल उठी। रोशनी में कमरा वैसा ही था। दरवाजा बंद था, संदूक खुला था। सोनिया और अंजलि
एक दूसरे से चिपकी हुई कांप रही थी। विक्रम अपनी जगह खड़ा था, लेकिन मोहित वहां नहीं था। वह बस गायब हो गया था। जहां वह खड़ा था वहां अब सिर्फ उसका गिटार पड़ा था, जिसके सारे तार टूटे हुए थे, और गिटार के बगल में धूल भरी जमीन पर किसी छोटे बच्चे के गीले पैरों के ताजा निशान थे, जो सीधे उस खुले हुए संदूक की ओर जा रहे थे। मोहित के गायब होने के बाद कमरे में जो खामोशी छाई वो किसी चीख से ज्यादा डरावनी थी। विक्रम की टॉर्च की कांपती हुई रोशनी में मोहित की जगह पर पड़ा टूटा हुआ गिटार और धूल में बने वो छोटे छोटे गीले पैरों के निशान एक भयानक हकीकत बयान कर रहे थे। सोनिया जमीन पर बैठी शून्य में घूर रही थी। उसके आंसू भी जैसे डर के मारे जम गए थे। मोहित कहा गया? अंजलि ने हिचकियों के बीच पूछा। उसकी आवाज में अब कोई उम्मीद नहीं थी। विक्रम ने खुद को संभाला। उसे पता था कि अगर वो भी हिम्मत हार गया तो वे सब यही मारे जाएंगे। उसने दरवाजे को एक बार फिर धक्का देकर देखा, लेकिन वो अब भी मजबूती से बंद था। तभी कमरे में एक बच्ची के हंसने की खिलखिलाहट गूंजी। वो आवाज इतनी मासूम थी कि इस माहौल में और भी ज्यादा शैतानी लग रही थी। फुसफुसाहट फिर से हवा में तैरने लगी। एक गया, दो बचे, अब किसकी बारी? दो? विक्रम ने हैरानी से कहा और अपनी टॉर्च अंजलि और सोनिया पर घुमाई। वह तीन थे। अचानक अंजलि जोर से चीखी और पीछे हट गई। विक्रम और सोनिया ने जब उसकी आंखों की दिशा में देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। सोनिया के ठीक पीछे दीवार पर टंगी एक पुरानी धुंधली तस्वीर में अब 4 लोग थे। मुखिया, उसकी पत्नी, एक छोटी बच्ची और मोहित। मोहित तस्वीर में खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं और चेहरे पर एक अजीब सी अप्राकृतिक शांति थी। ये कैसे हो सकता है? सोनिया ने कांपते हुए तस्वीर को छुआ। तस्वीर ठंडी थी, बर्फ की तरह। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वे किसी आम भूत प्रेत से नहीं, बल्कि किसी ऐसी शक्ति से लड़ रहे थे जो हकीकत को भी मोड़ सकती थी। हमें यहां से निकलना होगा, विक्रम चिल्लाया और कमरे की इकलौती खिड़की की तरफ भागा। खिड़की पर पुरानी जंग लगी लोहे की सलाखें थी। विक्रम ने उन्हें अपनी पूरी ताकत से हिलाया, लेकिन वे तस से मस नहीं हुई। हताश होकर वह सलाखों को तोड़ने के लिए कोई भारी चीज ढूंढने लगा। कमरे में छानबीन करते हुए अंजलि का पैर एक पुरानी चारपाई से टकराया। चारपाई के नीचे से एक और पुरानी चमड़े की डायरी लुढ़क कर बाहर आई। यह उस पहली डायरी से भी ज्यादा पुरानी लग रही थी। अंजलि ने कांपते हाथों से डायरी खोली। यह गांव के मुखिया की डायरी थी। पहले कुछ पन्ने गांव की खुशहाली के बारे में थे, लेकिन फिर तारीखें 100 साल पुरानी हो गईं। मुखिया ने लिखा था कि उसकी इकलौती बेटी मीरा एक अजीब बीमारी से मर गई थी। उसके दुख में उसने एक तांत्रिक की मदद से उसे वापस लाने की कोशिश की। तांत्रिक ने एक खतरनाक अनुष्ठान किया, जिसमें उसने एक भटकती हुई भूखी आत्मा को मीरा के मृत शरीर में डाल दिया ताकि वो फिर से जिंदा हो जाए। लेकिन वो आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वो एक पिशाचिनी थी जो इंसानी मांस और रूह की भूखी थी। मीरा का शरीर जिंदा तो हो गया, लेकिन उसके अंदर अब मीरा नहीं, बल्कि वो पिशाचिनी थी। उसने रात में जानवरों और फिर गांव के लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। जब मुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने गांव वालों के साथ मिलकर उस चीज को काबू करने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। वो अब मीरा के शरीर में कैद एक अमर शैतान बन चुकी थी। आखिरी पन्ने पर मुखिया ने लिखा था, हमने उसे उसी के पसंदीदा संदूक में बंद कर दिया है। उस पर लोहे की जंजीरें और पवित्र ताले लगा दिए हैं। हम सब आज रात यह गांव छोड़कर जा रहे हैं। भगवान के लिए इस संदूक को कभी मत खोलना। वो भूख और नफरत से भरी है। वो आजादी चाहती है। डायरी पढ़ते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
उन्होंने किसी बच्ची की आत्मा को नहीं बल्कि एक पिशाचिनी को आजाद कर दिया था। और ठीक उसी पल कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि उनके मुंह से भाप निकलने लगी। दीवारों पर बर्फ की एक पतली परत जमने लगी। सोनिया अचानक जोर से चीखी और अपना गला पकड़ने लगी, जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। सांस, मेरी सांस। वह छटपटाने लगी। उसकी आंखें बाहर की ओर उभर आईं। विक्रम और अंजलि असहाय होकर उसे देखते रहे। कुछ ही सेकंड में सोनिया का शरीर शांत पड़ गया। वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। कमरा फिर से खामोश हो गया, लेकिन इस बार खामोशी को चीरते हुए दरवाजे के ताले के खुलने की खट की आवाज आई। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए अपने आप खुल गया। बाहर घना अंधेरा था। विक्रम और अंजलि, जो अब सिर्फ 2 बचे थे, डरी हुई आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। दरवाजे के उस पार से वही बच्ची की फुसफुसाती आवाज आई, चलो खेलते हैं लुका छिपी। दरवाजा खुला था, लेकिन बाहर का अंधेरा किसी खुली कब्र के मुंह जैसा लग रहा था। बच्ची की फुसफुसाहट लुका छिपी अब एक चुनौती नहीं बल्कि मौत का पैगाम लग रही थी। विक्रम और अंजलि जानते थे कि कमरे में रुकने का मतलब भी मौत है। हमें भागना होगा। विक्रम ने अंजलि का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, सीधा जीप की तरफ, पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। वे दोनों अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस अंधेरे गलियारे में कूद पड़े। घर की खामोशी अब टूट चुकी थी। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थी, कभी किसी के फुसफुसाने की, कभी किसी के रोने की और कभी उस बच्ची की खिलखिलाहट की जो हर बार और पास से सुनाई देती। वे किसी तरह घर से बाहर निकलकर गांव की वीरान गली में आ गए। चांद की हल्की रोशनी में टूटे फूटे घर और भी भयानक लग रहे थे। उन्हें जीप तक पहुंचने के लिए गांव के बीच से गुजरना था। छिप जाओ, अंजलि चिल्लाई और उसने विक्रम को एक टूटी हुई दीवार के पीछे खींच लिया। गली के दूसरे छोर पर एक छोटी बच्ची की परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी, एक अजीब सा गाना गुनगुनाते हुए। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, जैसे किसी कठपुतली के धागे टूट गए हों। आओ ना, खेलो ना, उसकी आवाज गूंजी। विक्रम को एहसास हुआ कि वे सीधे दौड़कर नहीं बच सकते। वह उन्हें खेलने पर मजबूर कर रही थी। अलग अलग भागते हैं, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। वह एक साथ हम दोनों का पीछा नहीं कर सकती। जो भी पहले जीप तक पहुंचे वह हॉर्न बजाएगा और बिना इंतजार किए निकल जाएगा। अंजलि ने डर से सिर हिलाया। एक दूसरे को आखिरी बार देखने के बाद वे 2 अलग अलग दिशाओं में भागे। अंजलि एक तंग गली में घुस गई। उसे लगा कि वह बच निकलेगी। वह एक पुराने कुएं के पास छिप गई, अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। चारों ओर शांति थी। उसे लगा कि वह सुरक्षित है। तभी उसके ठीक कान के पास एक ठंडी नम सांस महसूस हुई और एक मासूम सी आवाज ने फुसफुसाया, धप्पा, तुम मिल गई। अंजलि की चीख रात की खामोशी में गूंजी और फिर अचानक बंद हो गई। दूसरी तरफ विक्रम जीप की ओर भाग रहा था। जब उसने अंजलि की कटी हुई चीख सुनी तो उसके पैर एक पल के लिए रुक गए। वह जानता था कि अब सब खत्म हो गया है। गुस्सा और हताशा उसकी नसों में दौड़ने लगे। वह समझ गया था कि इस गांव से कोई बचकर नहीं जा सकता। लेकिन तभी उसके दिमाग में मुखिया की डायरी की आखिरी लाइनें कौंधी, हमने उसे उसी के पसंदीदा संदूक में बंद कर दिया है। एक आखिरी पागलपन भरा विचार उसके मन में आया। वह जीप की तरफ भागने के बजाय वापस मुखिया के घर की ओर मुड़ा। वह जानता था कि उसे क्या करना है। वह दौड़ता हुआ वापस उसी कमरे में पहुंचा। संदूक अब भी खुला पड़ा था। विक्रम ने अपनी जेब से लाइटर निकाला। उसने पास पड़े एक पुराने पर्दे में आग लगा दी। आग की लपटें तेजी से लकड़ी के फर्श पर फैलने लगी। आओ, अपना घर बचा लो, विक्रम जोर से चिल्लाया। कुछ ही पलों में
मीरा के रूप में वह पिशाचिनी कमरे के दरवाजे पर प्रकट हुई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। आग की लपटों को देखकर उसकी मासूम आंखों में नफरत भर गई। वह चीखती हुई विक्रम की ओर झपटी, लेकिन विक्रम तैयार था। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, विक्रम ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। वह बच्ची के शरीर में थी, लेकिन उसकी ताकत अमानवीय थी। वह विक्रम को नोच रही थी, काट रही थी, लेकिन विक्रम ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। तुम आजाद होना चाहती थी ना? विक्रम चिल्लाया। चलो हम दोनों साथ में आजाद होते हैं। ये कहते हुए उसने पिशाचिनी को कसकर पकड़े हुए जलते हुए कमरे के बीच रखे उस खुले संदूक की ओर छलांग लगा दी। वे दोनों एक साथ संदूक के अंदर गिरे। विक्रम ने अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर संदूक का भारी ढक्कन अंदर से बंद कर लिया। एक पल के लिए अंदर पिशाचिनी की भयानक चीख गूंजी और फिर खट की आवाज के साथ अंदर से ताला लग गया। फिर सब शांत हो गया। आग धीरे धीरे पूरे घर को अपनी चपेट में ले रही थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण भैरवगढ़ पर पड़ी, तो मुखिया का घर सिर्फ सुलगते हुए कोयले और राख का ढेर था। उस राख के ढेर के बीच एक पुराना जला हुआ लकड़ी का संदूक आश्चर्यजनक रूप से सही सलामत पड़ा था। वह बंद था, हमेशा के लिए। भैरवगढ़ की कहानी में एक और अध्याय जुड़ गया था। 4 दोस्तों की कहानी जो कभी वापस नहीं लौटे। गांव आज भी वीरान है, अपनी खामोशी में अनगिनत राज दफन किए हुए। और शायद उस जले हुए संदूक के अंदर एक भूखी आत्मा आज भी अपने आजाद होने का इंतजार कर रही है। भैरवगढ़ का खौफ अगर आपके रोंगटे खड़े कर गया, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी हिम्मत दिखाएं। कमेंट में बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। इस खौफ को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही और रातें बिना सोए गुजारना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि अगली कहानी की दस्तक आपसे छूट न जाए।